क्लास में कनेक्ट होते हैं, हम सभी लोग हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आगे कॉलेज में आप जॉब करने का भी अपना एक सपना रखते हो, इसलिए आप नेट की तैयारी कर रहे हो। तो 1980 के बाद से, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया आजादी के बाद से, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ानी थी। आजादी के समय भारत की लिटरेसी रेट कितनी रही होगी? लेस देन 20%। आज भारत का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 75 के आसपास जा चुका है। वो आजादी के समय 18-19% था। पूरे भारत में इतने ही लोग पढ़े लिखे थे आउट ऑफ 100। तो ऐसे में गाइस प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन यानी क्लास 8 तक, तो उन चीजों को प्रमोट ज्यादा किया जाता था। कॉलेज वगैरह पे ज्यादा फोकस करते नहीं थे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग होते भी नहीं थे कि कॉलेज जाएं। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते थे जो हायर एजुकेशन में जाते थे। बट समय के साथ गाइस समय बदला, तो 1980 के बाद 1980s के बाद हायर एजुकेशन में भी काफी तेजी से विकास हुआ, क्योंकि जब लिटरेसी रेट बढ़ने लगी तो कॉलेजेस की भी जरूरत बढ़ी, यूनिवर्सिटीज की जरूरत बढ़ी, तो उसमें भी तेजी से विकास आया। समय के साथ आईआईटी, आईआईएम, एम्स, है ना, मैनेजमेंट के बड़े बड़े कॉलेजेस, ये सब इनकी स्थापना, जैसे निफ्ट वगैरह है, जो भी भारत के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईआईटी हो या एम्स हो या एनआईटीज हो या एनआईएफटी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो भारत के जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं उसका समय के साथ विकास होना शुरू हुआ, ताकि जो लोग स्कूल पास कर ले रहे हैं और स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था होने लग गई। यूजीसी तो खैर बन ही गया था 1953 में, 1956 से वो ऑपरेशनल भी था। तो यूजीसी फंड का व्यवस्था करता है ना, जो भी हायर एजुकेशन के जितने भी संस्थान हैं, तो उसका जो फंड है, जो पैसा है, वो कहाँ से आता है? यूजीसी से आता है। समय के साथ हमने नैक भी बनाया, 2015 के आसपास नैक भी बना, यानी नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। तो नैक के बनने से उच्च शिक्षा में और भी सुधार आने लग गई, क्योंकि उच्च शिक्षा को पहले कोई असेस नहीं करता था। कॉलेज जैसे चल रहा है चलने दो, उसको कोई असेसमेंट उसका था ही नहीं कि भाई कॉलेज बेहतर कैसे हो, प्रोग्रेस कैसे करे, इसका कोई पैरामीटर नहीं था। बट समय के साथ हमने नैक बनाया। अब नैक क्या करता है? प्रत्येक वर्ष आपको जांच करता है कॉलेज में सही से चीजें चल रही कि नहीं चल रही, स्टूडेंट टीचर का रेशियो ठीक है कि नहीं है, क्लासरूम अच्छा से चल रहा है कि चल रहा है, मतलब सारी चीजों को वो देखता है। उस बेस पे आपको वो रैंक भी देता है, ग्रेड भी देता है। वो ग्रेड आपका एक पहचान है कि हाँ भाई इस कॉलेज का ग्रेड जो है वो ए है, बी है। उससे क्या है, आपका एक नेशनल लेवल पे एक पहचान बनती है कि इस कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है, इस कॉलेज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो नैक के आने से कॉलेज भी अपने रिपोर्ट्स को मेंटेन करता है, ताकि उसका जो ग्रेड है वो गिर ना जाए, है ना। जैसे हम पढ़ाई नहीं करते तो हमारा रिजल्ट गिर जाता है। 90% ला रहे हो, पढ़ाई नहीं करिएगा तो 60% पे आ जाओगे। ऐसे ही नैक क्या करता है, कॉलेज का भी एग्जाम लेता रहता है, प्रत्येक वर्ष टीम आती है और हर एक चीजों को देखती है। तो कॉलेज भी, इससे क्या है कि उस पर भी दबाव बना रहता है, तो अच्छा होता है। इसके अलावा गाइस अगर हम टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में कई तरह के यूनिवर्सिटीज हैं। हम लोग तो एक दो ही जानते हैं, अमूमन जनरल वे में लोग 2-3 तरह के यूनिवर्सिटी से ही परिचित हैं, फैमिलियर हैं, लेकिन कई तरह के यूनिवर्सिटीज होते हैं, अलग अलग तरह का स्वरूप है। तो उसको भी आज हम देखेंगे। जैसे अगर हम एरिया ऑफ वर्क के आधार पे बात करें, कार्य के आधार पे अगर हम बात करें गाइस, तो टोटल 5 तरह का विश्वविद्यालय होता है, जिसमें बेसिकली हम लोग एडमिशन वगैरह लेके और पढ़ाई करते हैं। जैसे एक होता है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक होता है यूनाइटरी, एक आत्मक का मतलब होता है यूनाइटरी यूनिवर्सिटी। एक होता है टीचिंग यूनिवर्सिटी, एक होता है फेडरल और ओपन। तो ये 5 तो यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रकार हैं, जिसको भी हम डिफाइन करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट, मेटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो करीब 10 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, 10 टाइप्स। और 10 का मतलब कि अपना अपना तरीका है चलने चलाने का, अपनी व्यवस्था, अपना मैनेजमेंट है 10 का। फंड्स वगैरह का भी अपनी व्यवस्था बनती है। तो यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है गाइस कि एक विश्वविद्यालय है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, और उसको मान्यता प्राप्त जो है पार्लियामेंट से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली उसके पास एक मतलब कि वो संवैधानिक रूप से वो होना चाहिए कि हाँ भाई विश्वविद्यालय, तब जाके मान्यता उसको यूजीसी अप्रूव करेगा, तभी तो होगा ना।
अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव नहीं है तो वो फेक होगा, नकली विश्वविद्यालय का तमगा लगता है। तो ऐसी चीजें आती हैं। इसके साथ ही साथ गाइस, जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है ना, तो उसको उसके जो ऑल इन ऑल होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जो सबसे बड़े अधिकारी आप कह सकते हो कि किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आईआईटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा पद है जिसको विजिटर कहते हैं, विजिटर, वो खुद भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा चांसलर, वाइस चांसलर का पद होता है उसके नीचे। ऐसे ही अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है जो स्टेट के अंदर चलता है ना, स्टेट, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन होंगे? आपके गवर्नर। क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रत्येक राज्य में अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो भारत में 28 राज्य है, इसका मतलब 28 गवर्नर है। भारत में अगर 28 राज्य है तो 28 गवर्नर यानी 28 राज्यपाल हैं। चाहे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह पे राज्यपाल है। राज्यपाल मतलब प्रेसिडेंट का वो डायरेक्ट रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है। तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑल इन ऑल होता है। यानी स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और उन्हीं के दिशा निर्देश पे कोई भी स्टेट की यूनिवर्सिटी चलती है, और जो सेंट्रल है वो प्रेसिडेंट के दिशा निर्देश में चलेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा पद उन्हीं का होता है। इसके बाद गाइस एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि किस तरह का यूनिवर्सिटी होता है। सबसे कॉमन जो है, यहाँ पे हम सभी लोग पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय। पहले इसकी संख्या तो बहुत कम थी। 2009 के पहले इसकी संख्या मुझे लगता है पूरे देश में शायद 15 रही होगी। 2009 में पार्लियामेंट एक्ट आया, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई जितने राज्य हैं उतने, यानी प्रत्येक राज्य, वन स्टेट वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा मतलब संवैधानिक रूप से इसको लागू किया गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं कम से कम एक, एटलीस्ट वन तो हो, एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो हो। तो ऐसे में गाइस 28 तो राज्य हैं, तो ऐसे में 28 तो खैर खुलने ही थे। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे भी। तो आज के समय में संख्या बढ़ के करीब कितनी 55 हो गई। पहले संख्या बहुत कम थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन गिने चुने होते थे, बट जब से 2009 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्या हुआ कि भैया प्रत्येक स्टेट में एक एक होने लग गया। तो 2009 के बाद से बड़ी तीव्र गति से सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए पूरे भारत में। अभी गोवा को छोड़ के हर जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे टिल टुडे देयर इज नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, वहां पे सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहां पे, एक ही है बस, ठीक है। बाकी गोवा को छोड़ के जितने स्टेट्स हैं हर जगह पे एक या दो या कहीं 3 ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए 9 के बाद, मैंने पिछले 15-16 सालों में। तो अब क्या हुआ, बच्चों को पढ़ने का मौका, पहले बड़ा टफ होता था सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन। अब क्या है कि इतने सारे हो गए तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनी जाती है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, फीस पहले तो ना के बराबर होती थी। अभी भी जेएनयू में, अब तो खैर बहुत बढ़ गया, पहले जेएनयू में 5 रुपए में हॉस्टल मिलता था, 5 रुपया महीना, साल का 60 रुपए। और जेएनयू का हॉस्टल आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास हॉस्टल, मतलब वर्ल्ड क्लास मतलब हर व्यवस्था है, खाना पीना, रहना, बहुत अच्छा कैंपस, ग्राउंड, एवरीथिंग, कोई भी रहना चाहेगा ऐसा हॉस्टल है। तो 5 रुपए लगता था कांग्रेस के शासन काल में, कम्युनिस्ट पार्टी में 5 रुपए। अब उसको बढ़ाया गया, काफी विरोध हुआ, शायद 300-400-500 कुछ किया गया। तो ऐसे ही हर जगह था। सेंट्रल का मतलब होता था करीब करीब फ्री ही होती थी। ये जरूरी भी है, मैं तो इसके समर्थन में रहता हूँ, क्योंकि मान लीजिए सब लोग कहाँ से फी दे पाएंगे, सब लोग फी का, तो मान लीजिए जिसके पास मेरिट है तो एंट्रेंस पास करता था, एंट्रेंस पास करने के बाद ऐसे संस्थानों में एडमिशन मिलेगा तो मान लीजिए सरकारी खर्च पे पढ़ लेते थे आप, अदरवाइज पढ़ पाना संभव, तो ये होता था। अब तो चलो फीस बहुत बढ़ गई। अब तो मुझे लगता है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन और पीजी का भी जो फीस है वो भी करीब 25,000 30,000 ऐसे होने लग गया सेमेस्टर का। 10,000 15,000 तो खैर है ही। तो समय के साथ काफी फीस बढ़ी, फैसिलिटी भी बढ़ा तो फीस भी बढ़ा, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी के हिसाब से भी अगर 10-15 हजार आपका सेमेस्टर फी लगता है तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, दे सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फायदा ये होता है गाइस कि
आपका मान लीजिए कि राष्ट्रपति इसके विजिटर होते हैं, एक बात तो ये, दूसरा यूजीसी फंड करता है डायरेक्ट, तो इसलिए क्या है कि पैसे की कमी नहीं होती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि फंड्स की कमी न के बराबर होती है, क्योंकि बिल्कुल मतलब आता रहता है पैसा, क्योंकि डायरेक्ट केंद्र से जुड़ा है ना, तो केंद्र से जुड़े रहने के कारण क्या है कि फंड्स में कोई दिक्कत नहीं होती। पैसा आता है तो क्या है कि भाई कॉलेज में बिल्डिंग आप देखिएगा आए दिन बनता रहेगा, लाइब्रेरी बनता रहेगा, एसी लग जाएगा, बच्चों को फेलोशिप मिल जाएगी, कई तरह की सुविधा सेंट्रल में मिल जाती है आसानी से। स्टेट में क्या होता है, बड़ा लचर होता है, क्योंकि पैसा का बड़ा कमी होता है, कभी फंड आएगा कभी नहीं आएगा, कभी बहुत तरह की बात होती है। तो ऐसे में स्टेट यूनिवर्सिटी में कई बार दिक्कत देखती है, लेकिन सेंट्रल में एक फायदा होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी की अब हम बात करते हैं गाइस, तो स्टेट यूनिवर्सिटी आपको पता है कि राज्य विश्वविद्यालय होता है ना, और इसके जो चांसलर होते हैं ये कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी अगर आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वो आपकी क्या होंगी, चांसलर होंगी, है ना, वो आपकी क्या होंगी, चांसलर होंगी। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के किसी स्टेट जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र, मगध, है ना, पूर्णिया यूनिवर्सिटी एंड ऑल, तो आपके चांसलर कौन होंगे, जो अभी के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान क्या होंगे, आपके चांसलर होंगे अभी, जब तक वो राज्यपाल है। तो ऐसे में राज्यपाल जो है आपका चांसलर होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस, क्योंकि स्टेट की अपनी व्यवस्था होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है, तो इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य में 10-15 विश्वविद्यालय तो है ही। अब तो और भी खुलने लग गए ना, पहले तो कम थे, तो बहुत यूनिवर्सिटी हो गया, क्योंकि प्रत्येक स्टेट अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग 10, 12, 15, जितना बड़ा राज्य है उस तरह से मान लीजिए कि विश्वविद्यालयों की संख्या होती है, क्योंकि राज्य सरकार का होता है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा हो जाती है ना प्रत्येक राज्य में। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टेट की कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज्यादा राज्य विश्वविद्यालय है, फिर इसके बाद आपका बंगाल में, राजस्थान, गुजरात। तो ये जो राज्य जितना बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, जिस राज्य में पॉपुलेशन मान लीजिए ज्यादा है तो वहां पे यूनिवर्सिटी भी ज्यादा होगा, जिस राज्य में पॉपुलेशन कम है तो वहां यूनिवर्सिटी भी कम होगा। तो पश्चिम बंगाल में आबादी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है, राजस्थान में आबादी ज्यादा, गुजरात, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की संख्या स्टेट की ज्यादा है, ठीक है। बाकी फंड तो यूजीसी ही देता है, स्टेट यूनिवर्सिटी को भी जो फंड है वो यूजीसी ही देता है, लेकिन क्योंकि स्टेट है तो वाया चीफ मिनिस्टर आएगा, है ना, वाया एक मतलब, क्योंकि सेंट्रल में पैसा आपका डायरेक्ट आता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है कि वाया आपका चीफ मिनिस्टर और पूरी व्यवस्था होते हुए आता है ना, तो फिर दिक्कत होती है, कई बार समय लग जाता है, ये एक दिक्कत आती है। बट अब तो चीजें बहुत ठीक हुई हैं पहले के मुकाबले, अब क्योंकि ऑनलाइन हो गया ना सिस्टम, तो अब तो डायरेक्ट डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी फंड्स वगैरह अब आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही तीसरा गाइस, आप लोग कई बार पूछते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसको हम इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, यानी समकक्ष विश्वविद्यालय या मानित, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लेजर नहीं है लेकिन इक्वल टू यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका नाम ही है डीम्ड या इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये भी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है, बस इसमें ये फायदा है ना कि इसको ऑटोनॉमिटी मिल जाती है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है ना वो अपने आप में ऑटोनॉमस होता है, स्वायत्तता, स्वायत्त मतलब कि उसको हर तरह का छूट है, वो जितना चाहे उतना एडमिशन ले सकता है, जितना चाहे उतना फैकल्टी को रिक्रूट कर सकता है, जब चाहे फैकल्टी को भगा भी सकता है, और इसके साथ साथ जब चाहे प्रमोशन दे सकता है, सिलेबस बदल सकता है, जो चाहे वो पढ़ा सकता है, मतलब हर तरह की छूट। उसके ऊपर यूजीसी बहुत कंट्रोल नहीं रखता है अपना, उसको छूट मिल जाता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को ये फायदा है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज भी लॉन्च कर देता है। आजकल देखते हो ना, इतने हाइब्रिड कोर्सेस आने लग गए, मतलब नए नए कोर्स जो आपने सुना भी नहीं, इस तरह के कोर्सेस आने लग गए। तो ये सब कोर्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में चलता है ज्यादातर, क्योंकि ऑटोनॉमस है तो इजीली अपना कोर्सेस चला लेता है। भारत का सबसे पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था आईआईएससी बेंगलोर को, जो हमेशा रैंक 1 रहता है। जब भी एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है पिछले 10 साल से, तो आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो कि आईआईटी से भी ऊपर, मतलब आईआईटी से भी बड़ा नाम है उसका, आईआईएससी बेंगलोर, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाते अभी चल रहा है। पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी 1958 में उसको दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी अब तो बहुत हो गया, अब तो 126 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो डीम्ड है, कुछ अब प्राइवेट को भी, अब मान लीजिए जैसे एसआरएम है,
आपने नाम सुना होगा शायद या नहीं भी सुना होगा, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में प्राइवेट है लेकिन SRM, तो वो डीम्ड है। ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो हर तरह की फैसिलिटी है ना, सारे मानकों को पूरा करती है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो अच्छा रखती है, पे स्केल वगैरह, मतलब हर कुछ गवर्नमेंट की तरह वो चला रही है और एक अच्छी व्यवस्था है, कैंपस वगैरह ठीक है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उसके मानक को देखते हुए उसको डीम्ड का दर्जा मिल जाता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो ऐसे कई सारे हैं आज के टाइम पे 126 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। एक होता है गाइस एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। एफिलिएटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जहाँ पे टीचिंग वर्क नहीं होता, जहाँ पे टीचिंग वर्क क्या है नहीं है, जहाँ पे पठन पाठन का व्यवस्था नहीं होता। ये केवल क्या करता है जानते हैं, कॉलेज को मान्यता देता है, खास करके रिमोट एरिया में। कई सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ छोटे छोटे कॉलेजेस खुले हैं, तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं जो मान लीजिए रिमोट एरिया का जो कॉलेज है उसको मान्यता दे, ताकि वो अपना एग्जाम ले पाए, टाइम से पढ़ा पाए, डिग्री वगैरह दे पाए। तो इसलिए एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की व्यवस्था होती है, ठीक है। संबद्ध विश्वविद्यालय, ऐसा इसको हम कहते हैं, संबद्ध विश्वविद्यालय, जिसका काम है बस और बस एफिलिएशन बांटना, कि भैया आप क्या करिए, एफिलिएशन बांटिए, जो भी आपके एरिया के कॉलेजेस है उसको मान्यता दीजिए। एक होता है गाइस यूनाइटरी। यूनाइटरी का मतलब क्या है, जिसके अंतर्गत अपने कॉलेज होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बीएचयू में ज्यादातर कॉलेज कैंपस के अंदर ही है ना, जो कॉलेजेस है उसके वो भी कैंपस के अंदर ही हैं ज्यादातर, एक आध बाहर कुछ होंगे बाहर। या आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है ना यूनाइटरी का, जहाँ पे एक ही कैंपस के अंदर आपको हर तरह का डिपार्टमेंट मिल जाता है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। जो पूरा एक कैंपस होता है ना, वो पूरा एक गांव की तरह बसा होता है। अगर आप कैंपस के अंदर एंट्री ले लिए तो उसी कैंपस के अंदर सब कुछ है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर तरह का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब वहीं से चलता है, आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। उसी कैंपस के अंदर बड़ा सा होता है, 50 एकड़ 60 एकड़ में बड़ा सा वो एरिया कवर होता है, और उसी में सब कुछ आपको मिल जाता है। आजकल तो ये ज्यादा चल रहा है। उसी में हॉस्टल भी होता है, उसी में आजकल और भी नई नई चीजों को, पार्क वगैरह या लाइब्रेरी, ठीक है, लैब, हर चीजें उसी में कैंपस में ही है। तो आजकल ये काफी ट्रेंड में है कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, बच्चों को ज्यादा भटकना ना पड़े। जैसे बीएचयू में आपको ऐसा मिल जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो खैर कॉलेजेस हैं शहर में फैले हुए, ऐसे ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जिसके अंतर्गत अपने कॉलेज होते हैं और एक ही जगह पे सब कुछ होता है, ठीक है, इनके पास अपने शिक्षकों को नियुक्त करना, प्रमोट करना, इसका भी अधिकार होता है, यानी ये भी ऑटोनॉमस कह सकते हो आप। खास करके जितने भी आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं ना नए, वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं। एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे सब चीज आपको अवेलेबल हो जाता है। दूसरा होता है गाइस ओपन यूनिवर्सिटी, आप सब लोग जानते ही हो। ओपन मतलब डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नू या एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो आजकल क्या बहुत समय से ये बहुत ट्रेंड में है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल्ड किसमें, इग्नू में ही है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट एनरोल्ड है वो इग्नू में ही है, क्योंकि घर बैठे पढ़ाई करना है, पीडीएफ नोट्स, और मान लीजिए कि आपको हार्ड कॉपी आ ही जाता है, समय पे एग्जाम देते हो, डिग्री बढ़ाते रहते हो। बाकी जो आपका इसमें प्रवेश का जो तरीका है वो भी ओपन है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी, एनीबडी कैन टेक एडमिशन, इसमें कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन होती नहीं है, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग, यानी बचपन से 55 तक के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बचपन से 55 तक के, यानी बालवस्था से बुढ़ापा तक, जो भी आप किसी भी ग्रुप में हैं तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी डिग्री को, क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रह सकते हैं। तो ये बाकी भारत में आज अभी के डेट में 14 से ज्यादा ओपन यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, जो कि ओपन है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, इग्नू, अब तो कई सारी यूनिवर्सिटी अपने भी ओपन चला रहे हैं कोर्सेस। डीयू का अपना एसओएल है, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी अपना एसओएल चलता है। तो ऐसे अब तो कई सारी यूनिवर्सिटी जो अपना एसओएल भी चलाते हैं। भारत का सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी क्या कौन था पता है? सिक्किम मणिपाल, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा नाम, सिक्किम मणिपाल, जो भारत का सबसे पुराना प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये वैसे, हाँ प्राइवेट। तो ओपन के बाद हम प्राइवेट पे आते हैं। प्राइवेट तो आप लोग जानते हो,
प्राइवेट का मतलब क्या है? जिसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक संस्था के पास हो। जैसे मान लीजिए कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। अब ओपी जिंदल के मालिक कौन है? नवीन जिंदल। उनकी मां सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। आपको पता है ये बात? भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? गूगल पे सर्च करिएगा, हो सकता है कोई बदल गई हो पहले। सावित्री जिंदल। जिंदल स्टील का नाम आपने सुना? जिंदल स्टील। तो नवीन जिंदल भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनकी मां है सावित्री जिंदल। उन्हीं का यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा नाम है। तो उसके मालिक कौन है? वही व्यक्ति विशेष का हो गया ना। एक व्यक्ति है, उसने पूरा यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया। ठीक है, ऐसे ही गाइस और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं। खास करके प्राइवेट में क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, या कोई बहुत बड़ा लीडर है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी चलाता है। तो ये इसमें होता है। बाकी नियम तो यूजीसी का ही मानता है। यूजीसी के जो मानक हैं वो तो ये मानता है, लेकिन ये क्या है, व्यक्ति विशेष का होता है। या मान लो कोई ट्रस्ट है, कई सारे लोग होते हैं ना, कई सारे सोसाइटी अपना ट्रस्ट बना लेता है, तो ट्रस्ट का होता है। या कोई मान लो अपना कम्युनिटी बना के उन्होंने कॉलेज वगैरह खोल दिया, जैसे खालसा वगैरह होता है ना, सिखों का अपना कॉलेज है, माइनॉरिटीज अपना, या जैन अपने कॉलेज। अब जैन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जैन कम्युनिटी के लोगों ने अपना ग्रुप बना के, है ना, यूपी के मुरादाबाद में चलता है, बहुत बड़ा है। तो इस तरह से प्राइवेट का अपना चलता है ना। सिक्किम मणिपाल भारत का सबसे पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सिक्किम मणिपाल बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा। और इसके साथ ही साथ आज के टाइम पे तो खैर करीब 400 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलते हैं। 400 से भी ज्यादा हो गए प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलते हैं। इसके अलावा गाइस एक होता है मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा का मतलब समझते हैं? मेटा मतलब बियॉन्ड। अब फेसबुक का नाम भी मेटा हो गया ना, तो मेटा आज के टाइम का बड़ा कैचिंग वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है जो बड़ा ट्रेंड में है, प्रैक्टिस में है ना। मतलब आप कहते हो ना, हाँ, तो मेटा का मतलब क्या है कि अगर हम इसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो मेटा का मतलब है कि जहाँ पे आप मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन, बियॉन्ड ट्रेडिशन है, जहाँ पे आपका जो मन करे वो आप पढ़ सकते हो। आपका जो मन करे आप वो पढ़ सकते हो। जैसे कोई अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसको मन है कि वो मैथमेटिक्स पढ़े तो पढ़ सकता है। कोई मान लीजिए मेडिकल साइंस का बच्चा है, उसको मन है कि हम म्यूजिक पढ़ें या पेंटिंग पढ़ें एज अ सब्जेक्ट, तो पढ़ सकता है। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अब कॉलेजेस में आने लग गई, जिसकी शुरुआत 2015 में ही हो गई थी। सबसे पहला ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट किया था एज अ मेटा यूनिवर्सिटी, उसको अडॉप्ट किया इस कॉन्सेप्ट को। फिर जामिया मिलिया, ये भी दिल्ली का है, जवाहरलाल, जेएनयू, आईआईटी। तो ऐसे जगहों पे अब आपको क्या हो गया ना कि ये आइडिया आ गया। इन जगहों पे अब क्या है कि आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो जो आपको मन लगता है उसको चुनिए, उसको पढ़िए। आपके इंटरेस्ट की चीज है तो आपको बोर नहीं होंगे, आपका अच्छा करियर होगा। और एक आजकल आगे गाइस नया ना, क्योंकि जब से ऑनलाइन चीजें हुई तो फेक यूनिवर्सिटी भी काफी होने लग गया। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वेबसाइट पे बस चल रही है। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी है जिसने क्या किया कि अपना वेबसाइट बना लिया, वो कहीं पे नहीं है, पेन पेपर पे है बस। या मान लीजिए कि बस वेबसाइट बना के, और होता है ना प्रचार प्रसार करके, तो ओपन एजुकेशन कर रही है, बच्चों से फीस वगैरह लेके, पता लग रहा है आप ग्रेजुएशन कर लिया, आपको डिग्री भी मिल गया, जब जांच हुआ तब पता लगा फेक है। समझ रहे हैं? तो आजकल ऐसा बहुत होने लग गया, बहुत ज्यादा होने लग गया। कई तो ऐसे हैं जो उन्होंने पूरा अपना एक सिस्टम बना रखा है, प्रॉपर कॉलेज है, बोर्ड है, जगह है, क्लासेस चलती है, यहाँ तक है कि क्लासेस चल रही है, उसमें फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अचानक से जब जांच हुआ तो पता लगा इसके पास मान्यता ही नहीं है, ये तो बस हवा ये फ्रॉड तरीके से चला रहा था। तो ऐसा भी प्रत्येक वर्ष भारत में ऐसे 20-25 का तो खुलासा होता ही होता है, क्योंकि अब हर साल यूजीसी जारी करता है ना लिस्ट। अभी आने वाला है, हर साल ये जुलाई अगस्त में आता है, तो यूजीसी ये जारी कर रहा है आजकल लिस्ट, ताकि कोई बच्चा मतलब फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ जाए, समय खराब ना हो जाए, धन। तो ऐसे में ये अब लास्ट ईयर करीब 24 के आसपास यूनिवर्सिटी को फेक के लिस्ट में डाला गया। पूरे भारत में करीब 24 ऐसे संस्थान थे जो फेक की कैटेगरी में आए। एक हमारे क्लास में आते थे करण ग्रोवर,
मतलब 2022 में आते थे, वो कंप्यूटर साइंस से थे। तो उन्होंने अमृतसर यूनिवर्सिटी ऐसा करके कोई था, अमृतसर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बीटेक वगैरह कुछ कंप्लीट किया और बाद में जब एमटेक करने गए तो वहां पे जांच में पता लगा कि उनका पूरा बीटेक ही फेक था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई मान्यता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस आजकल बहुत बढ़ गए। तो ऐसे में हम अप्रूवल वगैरह चेक करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा केस आपका यूपी, दिल्ली, पंजाब, जो दिल्ली के आसपास के स्टेट्स हैं वहां पे ये सब केस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन ज्यादा होते हैं, बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने, तो यहाँ पे इस तरह के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि और भी कॉर्नर्स में ये सब मिल जाएगा। तो ये फेक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हो कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, सभी की अपनी व्यवस्था है, सभी की जो है अपनी क्या है व्यवस्था है चलने चलाने की, और अपने नियमों के अनुसार, अपने मानक के अनुसार जो है सब चलता है, काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही था गाइस। बाकी मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको भेजा हुआ है। तो उसको गाइस अब अपने लेवल पे भी आप लोग जो है ना, अपने लेवल पे भी उसको अब करिए, क्योंकि अब समय कम है। 28 जून से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे फिर से। अभी क्योंकि एग्जाम है तो थोड़ा चल रहा है, लेकिन 28 जून से फिर करेंगे, तो नए तरीके से करेंगे सब कुछ। अभी के लिए इतना ही। आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं। If anybody... Sir, I had one doubt. Sir, in the Central University, जो काउंसलर होता है, ओ सॉरी चांसलर होता है, वो गवर्नर ही होता है? नहीं मैम, विजिटर तो राष्ट्रपति होता है। जो चांसलर होता है ना, वो भारत के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को पद्म भूषण मिला, अब किरण बेदी है, या मान लीजिए कि अभी किसी को मान लो पद्म विभूषण मिलता है ना, कई लोगों को मिलता है नहीं सब, और भारत रत्न मिल गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है ना, ऐसे लोगों को सम्मान के लिए कहीं का चांसलर बनाया जाता है। खास करके पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो अवार्ड्स मिलते हैं, तो इन अवार्डीज को क्या किया जाता है, इन अवार्डीज जो जिनको अवार्ड मिल गया, मतलब भारत के रेप्यूटेड लोग हो गए ना, तो इन लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। इनके पास कोई पावर नहीं होता, बस कहने के लिए चांसलर का कोई पावर नहीं होता यूनिवर्सिटी, वो बस एक सम्मान का पद है। पावर सारा वीसी के पास है, इसलिए आप हमेशा वीसी सुने होंगे, चांसलर बहुत कम सुने होंगे आप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट में तो चांसलर के पास बहुत पावर है, स्टेट में तो चांसलर आपका राज्यपाल खुद होता है, पर सेंट्रल में चांसलर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। प्रतिष्ठित मतलब जिसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण या साहित्य अकेडमी अवार्ड कोई ऐसा मिला है, कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो उस तरह के व्यक्ति को नामित किया जाता है चांसलर के नाते। ऐसा कोई खास पावर नहीं होता, पावर तो वीसी के पास होता है, और विजिटर होता है राष्ट्रपति। Understood. So only in the state university the chancellor Governor will be the chancellor. Okay, sir. Thank you so much. और कोई डाउट है तो बताइए। सर अभी दोपहर में क्विज चलता है क्या? मॉक सेशन चलेगा सर, नहीं ले पाया 2 दिन, थोड़ा बिजी हो गया था। कल से चलेगा। मॉक सेशन का ग्रुप बना है ना, उसी में होगा मॉक सेशन। ठीक है Sir, I'm not having the group link for it, so how can I enter that? Do WhatsApp me on 9582444090. Do WhatsApp me on 9582444090. This is my